से शुरुआत। राजस्थान में ईडी की बिग रेड पड़ी है। जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कई जगहों पर रेड डली है। करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप है, जिसको लेकर ईडी ये कार्रवाई कर रहा है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जा रहा है। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के घर पर रेड डाली जा रही है। प्रदेश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। 15 से लेकर 20 ठिकानों पर ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है, रेड डाली गई है, पड़ताल कर रही है। जयपुर जिले की अगर बात करें तो कई ठिकानों पर जयपुर में ईडी की छापेमारी चल रही है। जलदाय विभाग के अफसरों, ठेकेदारों के ठिकानों पर मुख्य तौर पर ये छापे पड़े हैं और कैश भी यहां पर अभी तक की छापेमारी में बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए का पता चला है। और इसके अलावा जयपुर में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसमें कारोबारी संजय बड़ाया के घर पर छापे डले हैं। जलदाय मंत्री के बेहद करीबी संजय बड़ाया को कहा जाता है। जल जीवन मिशन योजनाओं में यह भी माना जा रहा है कि सभी कार्यों में संजय बड़ाया का हस्तक्षेप हुआ करता था। संजय बड़ाया के B40 घिया मार्ग बनी पार्क आवास जयपुर पर एक कार्रवाई हो रही है। अब तक 4 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की गई है। जी हां, 4 करोड़ रुपए तक की कैश मनी बरामद हुई है। 2 सूटकेस बाकायदा मिले हैं। नोट गिनने की मशीन ईडी की टीम ने मंगवाई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोट गिनने की मशीन का मकसद यही हो सकता है कि नोट इतने ज्यादा हैं कि उनको हाथों से आसानी से नहीं गिना जा सकता, इसीलिए नोट गिनने वाली मशीन को मंगाया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 4 करोड़ के आसपास का कैश, ब्लैक मनी बरामद की गई है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में भी ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में यह कार्रवाई हो रही है। आरोपी ठेकेदार के होटल और घर पर यह छापेमारी हो रही है। 6 सदस्यीय ईडी की टीम यह कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही ईडी की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तो एक साथ कई जगहों पर, दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग लोगों के घरों पर यह छापे मार रही है। जलदाय विभाग से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी लगातार जुटी हुई है इस कार्रवाई में। अलवर की भी बात करते हैं। अलवर में भी ईडी एक्शन मोड में है। जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री यहां भी देखने को मिली है। जलदाय विभाग के अधिकारियों पर शिकंजा कसने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अधिकारियों के घर और दफ्तर पर यह छापेमारी हो रही है। पाइपलाइन खरीद में घोटाले की भी जांच हो रही है। तो जलदाय विभाग से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो संदिग्ध ईडी की तरफ से माने जा रहे हैं, उनके घरों पर और ऑफिस में ये छापे मारे जा रहे हैं। फाइलों और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में छापे की बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम घिया मार्ग बनी पार्क पर खड़े हैं। ये संजय बड़ाया का घर है। संजय बड़ाया यानी मंत्री महेश जोशी का सबसे करीबी आदमी। मंत्री महेश जोशी जलदाय मंत्री। जल जीवन मिशन योजना पूरी जलदाय विभाग के अधीन चलती हैं और जलदाय विभाग की योजनाओं को चलाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था उसका नाम संजय बड़ाया है। संजय बड़ाया के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। अब यहां पर ईडी की टीम जो है जांच कर रही है लगातार। F30 शांति हरि निवास ये संजय बड़ाया का निवास स्थान है। इसी निवास स्थान से अब से पहले जल जीवन मिशन योजनाओं का तमाम कार्य होता था, चाहे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या टेंडरों के आवंटन की बात। टेंडरों की दर बढ़वानी हो तो ठेकेदार और इंजीनियरों को मंत्री दरबार से ज्यादा संजय बड़ाया के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यहां पर छापे की कार्रवाई की है और छापे की इस कार्रवाई में अब निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय को सिर्फ जयपुर और अलवर ही नहीं, क्योंकि जयपुर और अलवर में 16 ठिकानों पर ईडी की टीम जांच कर रही है। अब पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना में जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनके भारी भरकम दस्तावेज यहां से मिल सकते हैं। ईडी की टीम लगातार अंदर दस्तावेजों की जांच कर रही है। छापे की इस कार्रवाई में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त की जा चुकी है। बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सरकारी कार्यालय में होने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदार और दलालों के घर पर भारी संख्या में दस्तावेज पाए गए हैं। यानी अधिकारियों की संलिप्तता इन जो ठेकेदार और दलालों के साथ रही है, कमीशन खोरी, घूसखोरी, ये तमाम दस्तावेज ऐसे हैं जिनकी ईडी अभी जांच करेगी। ईडी ने संजय बड़ाया पर आज शिकंजा कसा है और इस शिकंजे के बाद वो तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी अब ईडी के रडार पर आएंगे जो जल जीवन मिशन योजना में
भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। ईडी ने लगातार जो है राजस्थान में भ्रष्टाचारियों पर दबिश देना शुरू किया है। इसके बाद जिन लोगों के दस्तावेज मिलेंगे उनको बुला करके पूछताछ की जाएगी और उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बिल्कुल अहमद, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये आलीशान जो एक बिल्डिंग है और ये जो बनी पार्क का क्षेत्र है, बनी पार्क का वो क्षेत्र है जो राजधानी जयपुर का सबसे वीवीआईपी क्षेत्र है। ये कोठी लगभग 2000 वर्ग गज जमीन में बनी हुई है और इसकी कीमत यहाँ पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए में आंकी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे दामों पर जमीनें मिलती हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता अलग अलग जगहों पर जहां ईडी की रेड पड़ी है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, वहां का जायजा ले रहे हैं, वहां पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरह से ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राकेश हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। बताएं राकेश, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? 4 करोड़ कैश की तो जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन प्रदेश में कौन कौन से जिलों में छापेमारी कार्रवाई हो रही है, किन किन अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदारों के ऊपर यह कार्रवाई हो रही है? प्रदेश के बाहर भी अगर किन्हीं ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है तो वो कौन सी जगह है? अब बिल्कुल देखिए, राजस्थान में 16 ठिकानों पर यह छापे की कार्रवाई है। छापे की कार्रवाई प्रमुखता जयपुर और अलवर जिले में है, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं उसके बाद इसका दायरा बढ़ना तय है, क्योंकि अभी जो दस्तावेज मिले हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। इसमें मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल की भूमिका जल जीवन मिशन योजना के कार्यों के आवंटन, टेंडर दर जारी करने और उनके भुगतान में बेहद संदिग्ध मिली है। जो दस्तावेज मिले हैं उसमें राज्य सरकार ने अभी तक 5 फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो टेंडर निरस्त किए थे, लेकिन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा और ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर जल जीवन मिशन योजना के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन इन फर्मों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव हैं, उनके यहां से लगभग 61 ऐसे टेंडर जारी किए गए हैं जिन पर जो अभी तक किसी भी ना तो राज्य सरकार ने ना एसीबी ने जांच की है, लेकिन उनको अब वो यहां ईडी के रडार पर अब यहां आ गए हैं। हम दिखा सकते हैं कि संजय बड़ाया जो सेंटर पॉइंट था, चूंकि पूरे जल जीवन मिशन योजनाओं के कार्यों की देखरेख, उनके टेंडर जारी करना, अधिकारियों की नियुक्ति, पोस्टिंग, उनसे कमीशन खोरी करना, हर एक टेंडर के लिए कितनी कमीशन खोरी करनी है, किस अधिकारी से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कितना पैसा लिया गया है, ये तमाम दस्तावेज अभी यहां पर मिले हैं। यानी जल जीवन मिशन योजना में जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी, जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक गाइडलाइन जारी की थी, उनको पूरी तरीके से दरकिनार करके और अपने मनमर्जी तरीके से यहां पर काम करवाने का खुलासा हुआ है। यानी अब ईडी की जांच में वो सभी परतें खुलेंगी जो भ्रष्टाचार के इस पूरे नेटवर्क में शामिल है। क्योंकि संजय बड़ाया पूरा एक नेटवर्क, एक पॉइंट था, एक सेंटर पॉइंट, जहां पर ये कार्रवाई जो की गई है और इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी चूंकि 16 ठिकानों पर यह कार्रवाई है और ये कार्रवाई निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। कई लोग, बड़े लोग इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि अब जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज बेहद चौंकाने वाले हैं और उस पर ईडी जल्द ही अपनी जो है एक सूचना जारी कर सकती है। क्योंकि आज पहला दिन है कार्रवाई का। 4 करोड़ कैश संजय बड़ाया के यहां 2 सूटकेसों में मिला है। नोट गिनने की मशीनें अभी पहुंची हैं और संभवतः चूंकि बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है और जो अधिकारी हैं वो कम पड़े हैं इस कार्रवाई में, तो और भी इसमें जो है मैन पावर जुटा करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। ईडी जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर उन लोगों को तलब कर सकती है मुख्यालय पर जो इस पूरे करप्शन के खेल में शामिल हैं। अब कार्रवाई शुरुआती दौर में है, ये लंबी जांच चलेगी। कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बंदरबाट हुई है, जो काम जनता के होने थे, जो सरकारी पैसा जनता की योजनाओं के लिए आया था, उसको दलालों, ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिल बांट करके जिस तरीके से उसमें लूट खसोट की है, उसकी गहनता से अब जांच की जाएगी। चूंकि ये चुनावी साल है, चुनावी साल में अब जो ऐसे लोग हैं जो इनको संरक्षण देते थे, चाहे वो ठेकेदार हो या इंजीनियर हो या जो अधिकारी हो, उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन हो सकता है। संभवतः राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय का सबसे बड़ा एक्शन है, जहां एक साथ 16 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जैसा हम बताना चाहेंगे आपको कि जो शाहपुरा में प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई की है, महेश मित्तल जो
गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से 900 करोड़ रुपए लिए थे। उन्होंने एक होटल, आलीशान होटल को अपना दफ्तर बनाया है, लेकिन जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार उस होटल के बाहर ये लिखना अनिवार्य है कि ये कौन सी कंपनी है, कितने कर्मचारी हैं, लेकिन किसी तरीके से नियमों की पालना नहीं की जा रही थी। उनको पूरा संरक्षण एक तरीके से मिला हुआ था। इसी तरीके से जो ठेकेदार जिन्होंने कमीशन देकर के टेंडर हासिल किए हैं, उनकी लिस्ट यहां पर मिली है और ये लिस्ट बहुत लंबी है और उन सभी जो फर्म हैं और ठेकेदार हैं और उनसे जुड़े अधिकारी हैं, उनकी अब मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि ईडी ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो जब्त कर लिए हैं और उनको पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। बिल्कुल राकेश, और यहां अगर इस पूरे मामले को देखें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की भी रिएक्शन सामने आई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री की भूमिका भी इसमें संदिग्ध दिखाई दे रही है, जैसा उनको जानकारी मिली, और उन्होंने बयान दिया और कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो जैसी कार्रवाई हो रही है ईडी की, फिर मामला अदालत में जाएगा और फिर वहीं दोषी पाए जाने पर उसको सजा भी मिलेगी। तो राजनीतिक रंग भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है यह मामला। बिल्कुल, चुनावी साल है, राजनीतिक रंग ले सकता है, क्योंकि मंत्री ही नहीं बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं। दूदू विधायक ने एक जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो दूदू में वित्तीय जल जीवन मिशन योजना में वित्तीय अनियमितता पाई गई थी, उनको बचाने के लिए पत्र लिखा। ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की डिजायरें लिखी ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो जल जीवन मिशन योजना की भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो ये पत्र उन्होंने क्यों लिखे? क्या उनकी मजबूरी थी या इसके पीछे कोई कमीशन खोरी का खेल हुआ है? चूंकि अधिकारियों ने जो पैसा दिया है उसकी बकायदा लिस्ट बनी है और उन लिस्टों के आधार पर अब उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल जिस तरीके से भाजपा का जो बयान है, भले ही भाजपा इस मामले पे राजनीति करके अब वोट बैंक बटोरना चाहती हो, लेकिन हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो, विधायक हो, उन पर अब शिकंजा कसना तय है, क्योंकि जिसने भी नियम विरुद्ध काम किया है उस पर कानून का पंजा पहुंचेगा और वहां एक्शन होगा। ईडी ने अब यह कार्रवाई शुरू की है। अब तक एसीबी या राज्य सरकार की जांच में बड़े मगरमच्छों को बचाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन अब वो बड़े मगरमच्छ भी ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं और ये दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। राकेश, इस ईडी की कार्रवाई को प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कहा जा रहा है और जलदाय विभाग पर फोकस ईडी का है, उसके अधिकारी, कर्मचारियों और ठेकेदारों पर। जाहिर तौर पर जलदाय विभाग में हड़कंप मचा हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि ईडी की कार्रवाई आज सुबह जैसे ही हुई है, जलदाय विभाग में अधिकांश अधिकारी मुख्यालय पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो उनके ऊपर राजनीतिक दबाव हो या प्रशासनिक दबाव हो, इसमें अधिकांश जो है अधिकारी संलिप्त है। जल जीवन मिशन आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी परियोजना है, राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इसमें पैसा दिया गया है। चूंकि ये योजना 2024 तक कंप्लीट होनी थी और अब कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। राजस्थान में 50% काम हुआ है, आधा काम बाकी है। तो ऐसे में वो अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, निश्चित तौर पर वो अब अंडरग्राउंड हो सकते हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि महेश मित्तल पहले से जो है फरार बताया जा रहा है, जबकि एसीबी में मुकदमा दर्ज है। जबकि महेश मित्तल जो जिस तरीके से हमने सेंट्रल जेल का रिकॉर्ड देखा है, अपने बहनोई और जो ठेकेदार पदमचंद जैन से मिलने सेंट्रल जेल तक भी पहुंचाए, लेकिन वहां पर राज्य सरकार की एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब ईडी ने इस मामले पर शिकंजा कसा है, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, उनको नोटिस देकर के तलब भी किया जाएगा। संजय बड़ाया के घर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं। क्या जानकारी है कि संजय बड़ाया, उनके घर के मेंबर भी इस वक्त घर में ही हैं? बिल्कुल, हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर ईडी की टीमें लगातार अधिकारियों की आवाजाही लगातार जारी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंटर है। ये जो जल जीवन मिशन में अनियमितताएं हुई हैं उसका केंद्र बिंदु है। यानी अधिकारी जो यहाँ से जो जल जीवन मिशन योजना में लगते थे, जो जिन्होंने जो कमीशन ला करके देते थे या जो टेंडरों को जारी करवाने में उनकी भूमिका थी, वो यहीं से सब कुछ संचालित होता था। तो एक महत्वपूर्ण केंद्र ये है।
तो ये राज्य सरकार के और ठेकेदारों के बीच की एक कड़ी हम कहें संजय बढ़ाया जो कारोबारी रहा है। चूंकि मंत्री महेश जोशी के साथ लगातार इनकी तस्वीर आती रही हो, हाल ही में जिस तरीके से 7 दिवसीय एक जो गीता का पाठ का आयोजन गोविंद देव जी मंदिर परिसर में हुआ था, तो संयुक्त रूप से जलदाय मंत्री और संजय बढ़ाया के नेतृत्व में करने की बात वो सामने आई थी। तो लगातार ईडी अब जो संजय बढ़ाया की भूमिका जल जीवन मिशन के कार्यों में रही है, सरकारी कामकाज के हस्तक्षेप में रही है, कमीशन खोरी में रही है, घूसखोरी में रही है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में रही है, उन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और ऐसे दस्तावेज भी जब्त किए जा रहे हैं। चूंकि कमीशन खोरी का पैसा यहां पहुंचता था, 2 सूटकेसों में 4 करोड़ तो अभी तक ईडी के हाथ लग चुके हैं। कुल कितने सूटकेस, बहुत बड़ा प्रेमाइसेस, रेजिडेंस प्रेमाइसेस है। राकेश, नजर बनाकर रखें, आज दिन की इस बड़ी खबर पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार तो हुआ है, मेरी जानकारी है कि एक मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, जांच हो रही है, कोर्ट में मामला जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अनफॉर्चुनेटली ये जो एकदम बेसिक चीज है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें भी जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है गहलोत सरकार के एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसीलिए तो कार्रवाई तो होना चाहिए। कार्रवाई हो रहा है तो कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार, तो ये लोग तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। डीडवाना के राणासर गांव में 2 दलित युवकों की निर्मम हत्या के मामले में सरकार गंभीर हो गई और इसे लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को कूचामन भेजा है, जहां उन्होंने धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर संबल प्रदान किया। लेकिन मंत्री मेघवाल की भी परिजनों से वार्ता सफल नहीं हो सकी है। हालांकि वार्ता के दौरान पीड़ित परिवारों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने, मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने और मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है, जिस पर मंत्री मेघवाल ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे कैसा ही अपराध हुआ है, चाहे वो कन्हैयालाल ले लो, चाहे राजू ठेठ का ले लो, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुलजिमों की गिरफ्तारी करने का काम किया है। पर सर, दलितों के ऊपर क्राइम की स्टोरी हर रोज राजस्थान से हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, इस देश में जो जातिवाद का जहर है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारी ऊंच और नीच की भावना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ते हैं। इन जातियों में रंग भेद के ऊपर नीचे की भावना है ना, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि 300 साल राज करके। आज भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। जो भी गरीब जाति का आदमी मिलता है उसको वो कुचलना चाहता है, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, वो भी अगर अपन कहीं देखेंगे तो कम मिलेगा और जातिवाद ज्यादा मिलेगा। सर, भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। 5 सदस्यों सांसदों की एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जो आज उनके आने की संभावना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो तो आप देख लो, उनका राज्य जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ चला रहे, हाथरस कांड हो गया। उनके विधायक खुद 302 के 300 बलात्कार के मुलजिम है, लेकिन उन्होंने तो अभी पूरे देश का ठेका ले रखा है कि जो भी अपराध करेगा, लेकिन बीजेपी में आ गया तो वो बिल्कुल सोना बन गया। बड़ी खबर नागौर से आ रही है। कार में आग लगने से एक वकील जिंदा जल गए हैं। कार की बस से टक्कर हो गई थी, वकील इस कार में सवार थे और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में वकील कैलाश दाधीच की मौत हो गई है। नागौर मेड़ता हाईवे पर यह घटना हुई है। नागौर मेड़ता हाईवे पर घटना हुई है। दमकल की मदद से आग को बुझाया गया है, लेकिन वकील जो कार के अंदर फंस गए थे, कार में आग लग गई थी। टक्कर लगने के बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और वो जिंदा ही कार के अंदर जल गए। चूरू की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सड़क हादसे में एसएचओ की मौत हो गई है। साडासर के पास सड़क हादसे में एसएचओ की मौत हो गई है। सांडवा एसएचओ राम भज की मौत हुई है। कार और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में उनकी जान चली गई है। हनुमानगढ़ से कार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसमें एसएचओ की जान चली गई है। तो जयपुर में हक के लिए हल्ला बोल। जी हां, राजस्थान
रोडवेज कर्मी प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज का संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन की अगुवाई करेगा और थोड़ी देर में सिंधी कैंप बस डिपो पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। पुतला दहन का कार्यक्रम भी है। रोडवेज कर्मी विरोध जताएंगे। रोडवेज को सरकारी विभाग बनाने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है और अब तक सरकार से कर्मियों की वार्ता नहीं हुई है। इसको लेकर नाराजगी है। 5 सितंबर को रोडवेज कर्मी बसों का चक्का जाम भी करेंगे। इधर जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संगठन समिति का अनशन भी देखने को मिल रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पर अनशन जारी है। पिछले 46 दिनों से यहां पर धरना चल रहा है और आज से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी गई है। 2 नर्सिंग अफसर अनशन पर बैठे हुए हैं। 40वां दिन है और जैसे सरकार ने पहले भी कहा कि गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। हम 46 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन ध्यान आकर्षण कर रहे हैं सरकार का। सरकार की अभी तक कोई मंशा नहीं है। तो आज हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राकेश नेहरा और मैंने सेल्फ डिसीजन लेकर वही गांधीवादी तरीके से आज आमरण अनशन पे हम लोग बैठे हैं। एक अंतिम हथियार होता है जो इंसान बहुत मजबूर होकर उठाता है। नर्सेज समुदाय ने हमें सामाजिक प्रतिष्ठा और बहुत मान सम्मान दिया है और हमारा सौभाग्य है कि आज मैं और केके उनके लिए आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। गांधी के इस देश में सत्याग्रह का ये अंतिम चरण, गांधी जी का भी अंतिम चरण सत्याग्रह ही था और हमारा भी ये अंतिम चरण है। बीकानेर से खबर है जहां ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूल पर गांव वालों की तरफ से तालाबंदी कर दी गई है। बीकानेर के मेकेरी गांव के स्कूल पर यह ताला लगा दिया गया है। ग्रामीणों की तरफ से रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की इनकी तरफ से मांग हो रही है और यह कहा जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। पिछले 5 दिनों से ग्रामीणों का धरना लगातार चल रहा है और आज 4 ग्रामीण अनशन पर भी बैठ गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेकेरी में रिक्त पदों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरना चल रहा है। शासन और प्रशासन के कान की जूं तक नहीं रहेंगी। 5 दिनों में आज ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं और इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। खाजूवाड़ा शासन और प्रशासन, स्थानीय विधायक गोविंद राम जी मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, डॉक्टर साहब बीडी कला, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल बीजेपी, 4-5 मंत्री होने के बावजूद भी स्कूलों के ये हालात है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम टस से मस नहीं होंगे। चाहे शासन प्रशासन जो हथकंडा अपनाना है वो अपना लीजिए। नत्थू सिंह जी है, भाद्रनाथ जी, रुगनाथ सिंह, 3-4 लोग हैं जो अनशन पर बैठे। जरूरत पड़ी है तो पूरा गांव भी अनशन पर बैठने को तैयार है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी लड़ाई जंग जारी रहेगी। पिछले दिनों प्रतापगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा बोहरा की खुदकुशी केस में पुलिस ने बीजेपी नेता प्रेम मोहन सोमानी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही पुलिस इस मामले में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष रितेश सोमानी समेत 5 और आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा बोहरा ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं इलाज के दौरान पुलिस ने मुस्तफा बोहरा के बयान दर्ज किए थे। साथ ही मृतक के बेटे ने बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष रितेश सोमानी, पूर्व जिला प्रवक्ता प्रेम मोहन सोमानी समेत 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रतापगढ़ में पिछले दिनों हुए प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा बोहरा खुदकुशी केस से जुड़ी हुई पुलिस ने बीजेपी नेता प्रेम मोहन सोमानी समेत 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया और इसके अलावा पुलिस इस मामले में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष रितेश सोमानी समेत 5 और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। श्री गंगानगर से खबर, जहां टंकी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सादुल शहर में मां और बेटी पानी की टंकी पर चढ़ गई है, प्रदर्शन कर रही है। पुलिस थाने में दर्ज मामले में कार्रवाई की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर मां और बेटी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। सादुल शहर में वार्ड नंबर 3 की यह घटना है। समझाने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है कि आप नीचे उतर आइए, आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि मां और बेटी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं।
श्री गंगानगर की खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 महिलाएं, मां और बेटी, पानी की टंकी पर ऊंचाई पर चढ़ चुकी हैं और इनकी ये मांग है कि जो एक मामला प्रकरण दर्ज करवाया गया है इनकी तरफ से पुलिस थाने में, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल पुलिस उनको समझाइश कर रही है, उनके साथ अभी तक बात नहीं बनी है। अपडेट ले लेते हैं। अशोक हमारे संवाददाता श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं। बताएं अशोक, फिलहाल क्या समझाइश काम आई क्या, और अपनी मांग मंगवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ता है क्या यहाँ? देखिए, ये श्री गंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 3 में पानी के ओवरहेड टैंक पर मां बेटी चढ़ी हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा दोनों ही मां बेटियों से समझाइश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक ये समझाइश कोई सिरे पर नहीं चढ़ पाई है। ओवरहेड टैंक पर चढ़ी मां बेटी का कहना है कि सादुल शहर थाने में उनके द्वारा एक आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर पुलिस गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और कार्रवाई भी नहीं कर रही है। और इसी से नाराज होकर दोनों मां बेटी वार्ड नंबर 3 की ओवरहेड टैंक पर चढ़ चुकी हैं और टैंक पर चढ़ने के बाद में वो स्थानीय प्रशासन और पुलिस जो वहां मौके पर समझाइश के लिए पहुंचा था, उनसे उस आपराधिक प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रही है। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन से भरोसा मांग रही है कि उस आपराधिक प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी, तभी वो टैंक से नीचे उतरेंगी। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का कि आखिर नौबत आई क्यों? भरोसा देने की बात कही जा रही है क्या, और पहले ये जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कानून सम्मत, वो हुई क्यों नहीं? देखिए, जो हमारी जानकारी हमें सामने आ रही है उसमें पुलिस पक्ष का ये कहना है कि मां बेटी के द्वारा जो एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है उसमें तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश पूरी हो जाने के बाद में ही अगली अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मां बेटी का दूसरी तरफ आरोप ये है कि पुलिस जांच के नाम पर उस मामले को टरकाने या फिर उसमें अशोक, आप नजर रखें इस मामले पे, क्योंकि 2 महिलाएं टंकी पर पानी की चढ़ी हुई हैं और जाहिर तौर पर पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर भी फूले होंगे। वो जल्द से जल्द उनको नीचे उतारने की कवायद भी कर रहे होंगे, समझा बुझा भी रहे होंगे। और देखते हैं आगे क्या अपडेट इस पूरे मामले में आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त